वाला प्रोसेस है ये, फ्रॉम द डेट जो एक्चुअली ड्यू हो रहा है उससे वो निकालना चाहिए, रादर देन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सेकेंड पार्ट ये होता है, कई बार ये बोलते हैं कि ये क्या ये रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि अदर देन सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। तो रिवर्स चार्ज में वैसे भी टैक्स आपको खुद पे करना रहता है, सामने वाला पे करता ही नहीं है, तो इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है ये। नंबर 3, कई बार हमारे पास लोग आकर पूछते हैं कि सर हम उसको खाली टैक्स अमाउंट अगर पे कर दे तो क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा क्या 180 दिन के बाद भी अगर हम पेमेंट करेंगे, या हम खाली टैक्स पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट जो है वो बाद में कर देंगे तो चल जाएगा क्या? तो लॉ में देखिए क्या लिखा है, लॉ लिखा है कि द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लॉ में बहुत क्लियरली लिखा है कि पूरी वैल्यू का पेमेंट करना है, टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, अलॉन्ग विथ टैक्स पेबल। तो ये बात भी उचित नहीं है कि आप बोलो कि अगर किसी ने 100 + 18 का बिल दिया और आप बोलते हो कि 180 दिन के अंदर मैंने 18 तो पे कर दिया था टैक्स का, बट वैल्यू का पे नहीं किया था, तो मुझे क्रेडिट आप मत रिवर्स करने बोलिए क्योंकि मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है, लॉ में बहुत क्लियरली लिखा है कि अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द टैक्स। और कितने समय के अंदर करना है? विद इन 180 डेज, 182 डेज, सॉरी 180 डेज। 180 डेज कहाँ से चालू होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब इस वर्डिंग को अगर आप क्लियरली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं भी ड्यू व्यू की तो बात ही नहीं करता। ये तो बहुत क्लियरली बोलता है कि जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ मुझे नहीं मतलब, लॉ में लिखा है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उसके 180 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट हैज टू बी रिवर्स, क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। देन क्या बोलता है? एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट शैल बी पेड बाय हिम अलोंग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50। ये जो ब्रैकेट में वर्डिंग देख रहे हैं ना, पेड बाय हिम अलोंग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50, ये अभी फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंड कर विद इफेक्ट फ्रॉम 8/10/2023 ऐड की गई है। इससे पहले इसमें ये सेंटेंस लिखे हुए थे, द रेसिपिएंट शैल ऐड टू हिज आउटवर्ड लाइबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट देयरऑन। और तब इसमें एक विवाद लिटिगेशन का ये भी हो रहा था कि क्या क्योंकि इसमें रिवर्स करने तो बोला ही नहीं गया था, इसमें खाली ये लिखा था कि आप अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दीजिए और इंटरेस्ट पे करना है आपको। ये भी मेंशन नहीं था कि इंटरेस्ट कौन से तरीके से निकाला जाएगा, किस प्रावधान को ध्यान में रख के निकाला जाएगा, ये पहले मेंशन ही नहीं था। और इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही अमेंडमेंट आया था कि आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को वहाँ से हटा दिया गया, इंटरेस्ट देयर ऑन, क्योंकि इंटरेस्ट किस सेक्शन में लगना है वो भी नहीं मेंशन था, तो वो भी हटाकर अब इसमें क्लियरली लिखा गया कि हाँ आपको पे करना है, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी वगैरह की कोई बात नहीं, आपको पे करना है, वो आप कैसे भी करो, आप चाहे आप रिवर्स करके करो क्रेडिट से या आप टैक्स पे करके करो, आपको वो पे करना है आपको। और इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेट होगा वो सेक्शन 50 के तहत आपको कैलकुलेट करना है। सेक्शन 50 में आईटीसी से रिलेटेड हमने देखा कि प्रोविजन है कि अगर आपने रॉन्गफुल आईटीसी अवेल किया है और अवेल करने के बाद उसको यूटिलाइज कर दिया है तो आपको उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये आपका रॉन्गफुल क्रेडिट है। अगर आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस के हिसाब से अगर वो यूटिलाइज्ड हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा सेक्शन 50 के हिसाब से। अदरवाइज पहले इस पर क्लैरिटी नहीं थी कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, किस मैकेनिज्म को होगा। अब बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 50 के हिसाब से चलना। सेक्शन 50 आईटीसी के लिए ये बोलता है कि अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, उसके रूल्स के कैलकुलेशन के तरीके भी हैं, बैलेंसेस कम हुए जैसे ही वो अभी यूटिलाइज माना जाएगा और उस तरीके से उसका इनपुट जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। फिर प्रोविजन ये बोलता है इसी एक प्रोविजन में कि अगर रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल, जैसे ही उसने पेमेंट कर दिया, सप्लायर ने आपने पेमेंट कर दिया, तब आप उसको रीअवेल कर सकते हो, रीअवेल कर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पर्पस के लिए हमारे पास स्पेशली एक रूल 37 है। रूल 37 में इसी सेक्शन का जो इनेबलिंग सेक्शन है वो इसमें मेंशन्ड है। ये जो रूल 37 है ना वो क्लियरली मेंशन भी करता है कि होली और पार्टली। अब कई बार इसमें ये भी डाउट आता था कि अरे किसी बंदे ने पार्ट पेमेंट किया है
तो भी क्या फुल आईटीसी उसका रिवर्स हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पार्ट में भी पहले दिक्कत थी, फिर इसमें बहुत क्लियरली ये वर्ड देखिए इंसर्टेड है कि नहीं, प्रपोर्शनेट ही करना पड़ेगा। अगर पार्ट पेमेंट किया है तो प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, जितना उसने पे नहीं किया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि पूरा कंसिडरेशन पे होगा तो ही आपको इनपुट टैक्स रेट लेने मिलेगा। अगर आपका पार्ट पेमेंट हुआ है तो पार्ट इनपुट टैक्स रेट आपको अलाउ रहेगा और आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। फिर इसी रूल में एक प्रोविजन है जो ये बोलता है कि अगर भाई की कोई शेड्यूल 1 सप्लाई है, तो शेड्यूल 1 सप्लाई तो आप जानते हैं कि ऐसी सप्लाईज रहती है जिसपे कंसिडरेशन तो पे होता ही नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन रहती है। तो क्या उसका इनपुट टैक्स रेट अलाउ रहेगा बिना पेमेंट के भी? तो ये भी क्वेश्चन पहले अनआंसर्ड था, बट इसके प्रोविजन में डाल के वो क्लेरिफाई किया गया है कि शेड्यूल 1 की सप्लाई के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब शेड्यूल 1 की सप्लाई का एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं कि एक पार्टी जिसकी अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस है, तो वो मटेरियल ट्रांसफर करता है, गुड्स ट्रांसफर करता है, स्टॉक ट्रांसफर करता है। तो समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ से मैंने गुड्स को महाराष्ट्र ट्रांसफर किया, तो ऐसा थोड़ी होगा ना कि महाराष्ट्र के बैंक अकाउंट से पैसा चलकर मेरे छत्तीसगढ़ के बैंक अकाउंट में आएगा। है तो हम सेम एंटिटी ना, तो पेमेंट करने की तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन वहाँ थी नहीं। तो भी उस पर्टिकुलर केस में क्रेडिट अलाउ रहेगा, ये क्लैरिफाई किया है रूल 37 में। फिर ऐसे केसेस में जहां कोई वैल्यूएशन में एडिशन हुआ है, ऐड किया गया है, वैल्यूएशन के प्रोविजंस को ध्यान में रख के सेक्शन 15 के क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 को ध्यान रख के, तो क्योंकि ये वैल्यू में एडिशन सेक्शन 15 के कारण हुआ है, इससे नेचुरली कंसिडरेशन में तो प्लस माइनस होगा नहीं, कंसिडरेशन में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। कंसिडरेशन तो हम दोनों पार्टी ने आपस में डिसाइड करके रखा था कि एक्स अमाउंट है, एक्स का आदान प्रदान हो गया। लेकिन वैल्यूएशन पर्पस के लिए, मान लीजिए टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए, रूल्स के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से, वो जो वैल्यू आई वो आई x प्लस 100, तो टैक्स तो x प्लस 100 पे कैलकुलेट होगा, पर कंसिडरेशन का पेमेंट तो केवल x ही होगा। तो उस केस में भी बोलता है कि कोई ऐसा रिवर्सल करने की लाइबिलिटी नहीं आएगी। देन अगेन जो अपन बात कर रहे थे कि वो रीअवेल कर सकता है जैसे ही वो पेमेंट कर देता है। और सब रूल 4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफाई की गई कि जो सेक्शन 16(4) में, सब सेक्शन 4 में रेस्ट्रिक्शन है कि टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो टाइम लिमिट का जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो रीअवेलमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। रीअवेलमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वो रीअवेलमेंट आप कभी भी करें। अगर आपने एक बार रिवर्स कर दिया तो ठीक है, रीअवेलमेंट के लिए कोई टाइम लिमिट वाला चक्कर अवेलेबल नहीं है, आप कभी भी उसे रीअवेल कर सकते हैं। देन सेक्शन 16 जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, वो क्या कहता है कि कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते टाइम क्या चीज़ का ध्यान रखना है और क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान होगा, अपन अभी देख रहे थे कि कैपिटल गुड्स पे अपन बात किए थे कि 3 ऐसी चीज़ होती है जिस पे क्रेडिट मिलता है, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स इज व्हाट, वो गुड्स जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया गया है। अब जब इसका इतना इंपॉर्टेंस बुक्स ऑफ अकाउंट से है, तो ये बोलता है कि आपको ये भी देखना है कि कहीं जो टैक्स का कंपोनेंट है, अगर ये पर्सन वो टैक्स के कंपोनेंट को भी कैपिटलाइज कर उस पर डेप्रिसिएशन ले रहा है, तो आपको उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देना है। यानी मैं आपको एक मॉनेटरी एग्जांपल देकर इस चीज़ को समझाऊंगा। वो बोलते हैं कि दोनों बेनिफिट आपको अलाउ नहीं करना है, कि कोई बंदा कैपिटल गुड्स के केस में टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन भी ले रहा हो और इनपुट टैक्स रेट भी ले रहा हो, ऐसा करना हम अलाउ नहीं करेंगे। वो दोनों में से कोई एक ही चीज़ कर सकता है, दैट इज़ कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले या डेप्रिसिएशन ले। अगर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम करके रखा हुआ है तो हम उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने नहीं देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करने की बात कहाँ कैसे बोलता है कि वो इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से आपको चेक करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर ये प्रोविजन को समझाता हूँ कि लेट्स से कि एक एसेट खरीदा मैंने जो 1 लाख रुपए का था, जिस पे 18% टैक्स लगा जीएसटी। तो मैंने इस एसेट को क्या किया, 1,18,000 रुपये में बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया और 1,18,000 का जो मेरा लैपटॉप था पूरा, उस पर डेप्रिसिएशन लिया 30% या 40% के हिसाब से, जो मेरे इनकम टैक्स में आ रहा है।
और वो डेप्रिसिएशन क्लेम किया एज एन एक्सपेंडिचर, और इस पे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया वो 18,000 का। तो लॉ कहता है कि नहीं 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 भाई साहब, आप तो वो 18,000 को उसकी कॉस्ट में ऐड कर चुके हो, तभी आपने 1,00,000 प्लस 18,000 करके 1,18,000 डाला, और फिर वो 18,000 की अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको 18,000 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहिए था, और एसेट्स की वैल्यू में केवल 1,00,000 रुपये डालना चाहिए था, और एसेट्स की वैल्यू 1,00,000 पे ही डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था। अगर आपने ऐसा किया तो 18,000 जो आपने डेप्रिसिएशन लिया वो सही है, 18,000 जो आपने आईटीसी लिया वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, इसलिए हम आपको वो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आते हैं एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो आप हम सब महसूस कर रहे हैं अभी, कि सेक्शन 16(4) पे बहुत सारे ऐसे केसेस अभी बिल्टअप हो रहे हैं, सारे ऑर्डर्स भी कंफर्म हो रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट भी आ चुके हैं, और मैटर सब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसकी हियरिंग्स भी चल रही हैं, जिस पे अभी कोई जजमेंट फ़िलहाल हमारे पास मतलब हायर कोर्ट का अवेलेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का। क्या कहता है 16(4) सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16? ये बोलता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for the supply of goods or services or both after the 30th day of November। यानी कोई भी पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की आखिरी डेट क्या रहेगी? ये कहता है कि जो इनवॉइस या डेबिट नोट है वो जिस साल का है उस साल के एंड होने के बाद जो अगला 30 नवंबर आएगा वो 30th नवंबर की डेट तक उसको वो क्रेडिट ले लेना है, नहीं तो हम उसको नहीं देंगे। और वो भी बोलते हैं कि 30th नवंबर या रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, सॉरी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं, जो एक्चुअल डेट है, अगर एक्चुअली उसने एनुअल रिटर्न जल्दी फाइल कर दिया 30 नवंबर के, तो वो डेट फाइनल मान ली जाएगी, उस डेट तक उसको लेना चाहिए था। अगर उसने नहीं लिया तो वो क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा क्लेम करने नहीं मिलेगा। अब ये जो प्रोविज़न आप देख रहे हैं ये अमेंड होकर 30 नवंबर हुआ है। अर्लियर पीरियड के लिए ये आप जानते हैं कि ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हुआ करता था, और 17-18 में 18-19 में कुछ 17-18 में स्पेशली कुछ रिलैक्सेशन आए थे इस पर्टिकुलर प्रोविज़न के रिलेटेड, कि 17-18 का क्रेडिट आप मार्च 19 महीने की रिटर्न की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक आप उसको ले सकते हैं, बिकॉज ये पहला भी साल था, कोविड के भी इश्यूज थे और उसमें ये रिलैक्सेशन दिया गया था। बट अभी उसके बाद कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, और उसके बाद ये जो प्रोविज़न है वो चेंज होकर 30th डे ऑफ नवंबर हो चुका है। 30 नवंबर तक आपको ये करना क्रेडिट लेना है। अब इस पे भी ये दिक्कत थी कि ये 30 नवंबर को क्या होना चाहिए, मतलब 30 नवंबर तक 30 नवंबर का रिटर्न हो जाना चाहिए। हमारे हिसाब से ऐसा है कि 30 नवंबर तक आपके क्रेडिट लेजर में वो पहुंच जाना चाहिए, तभी वो आपका क्रेडिट कहलाएगा, अदरवाइज वो क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा, राइट। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये इनवॉइस और डेबिट नोट की डेट के हिसाब से चलता है। इनवॉइस और जिसमें इनवॉइस और डेबिट नोट जो है फॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मतलब सप्लायर ने रेज की है और वो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, उसके एंड के 30th नवंबर तक आपके क्रेडिट लेजर में आ जाना चाहिए, और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये लास्ट डेट है आपके आईटीसी लेने की। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आए हैं, इस प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, और ऑलमोस्ट सारे हाई कोर्ट्स में एक्सेप्ट फ्यू ऑफ एक आध जो शायद मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, सारे ही हाई कोर्ट्स ने ये डिटरमाइन किया है कि ये जो प्रोविज़न सेक्शन 16(4) का है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और ना ही इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन है और ना ही 19 का वायलेशन है, और सेक्शन 300A को कंप्लाई कर रहा है, 300A को कंप्लाई कर रहा है।
ऐसा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी जजमेंट हमारे सामने आ चुका है इन केस ऑफ जैन ब्रदर्स के केस में। पर ये प्रोविज़न कहीं ना कहीं थोड़ा हार्श है उस पर्टिकुलर केसेस के लिए जहाँ पर कुछ लोगों ने जो इनिशियली क्रेडिट 1 या 2 दिन की वजह से मिस किया है, लैप्स किया है, उनका वो हैवी अमाउंट पेएबल आ रहा है, तो वहाँ वो चीज़ बहुत थोड़ी हार्श हो रही है। और इसलिए इसके लिए एक फ़ाइट चल रही है अभी भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक शांति मोटर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस जो है वो अभी भी हाई कोर्ट में है, जो एसएलपी फाइल की गई है और उसका ऑर्डर अभी भी अवेटेड है। इसकी शायद नेक्स्ट हियरिंग अभी जून में है, मई में नहीं है। जो भी अपडेट आएगा ये बहुत बड़ा लैंडमार्क रहने वाला है कि अब बिकॉज क्योंकि अब तो केसेस कंफर्म हो ही रहे हैं इस सब से रिलेटेड, हो सकता है कि उसके बाद या तो कुछ रिलैक्सेशन आ जाए या फिर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए एकदम फुल फ्लेश तरीके से। तो ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्रेडिट कंडीशंस। ये हमारा बड़ा टॉपिक है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब कुछ छोटे छोटे ये 2 टॉपिक हमारे बचे हैं, इनपुट टैक्स रेट रिलेटिंग टू जॉब वर्क और आईएसडी से रिलेटेड, वो अपन फिनिश करते हैं इन 2 टॉपिक से रिलेटेड। शशांक सर, आवाज़ वगैरह, वॉइस एंड स्क्रीन वगैरह वर्क कर रही है ना क्लियरली? जी भाटिया जी। ओके सर, ओके। एक बार बट स्लाइड थोड़ा सा फिर शायद बीच में रुक गया है। अच्छा सर, अभी ये जॉब वर्क वाली नहीं दिख रही है? नहीं नहीं नहीं, ओहो, एक बार आप दोबारा बंद करके स्टार्ट करता करिए। हूँ। राइट राइट राइट। जी जी। सर स्क्रीन दिख रही है आपको? जी भाटिया जी, अभी विजिबल है। हाँ साहब जी, मूव भी कर रही है? नमस्ते। एक बार आप करिए, अभी 16 नंबर स्लाइड पे है। अच्छा, और मूव कर रही है सर ये, मैं जब मूव कर रहा हूँ? तो वही बोला कि उनका भी नंबर दे दो। नहीं, अभी नहीं हो रहा है। अरे ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो कैसे? बोले नहीं, उनके पापा से अब हुआ है। बात नहीं उनके पापा जी से, हाँ अब हाँ आया। हाँ हाँ। क्योंकि उनको तो भी अपन पता नहीं सर ये क्यों ऐसा टेक्निकली हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम गई तो नहीं मेरे अपने को, तो बट मेरे वो है। कोई नहीं भाटिया जी, इसको करते हैं थोड़ा जल्दी फिनिश कर करेक्ट लेते सर, हैं। करेक्ट। हाँ हाँ अभी ये दिख रहा है ना सर, इनपुट टैक्स रेट जॉब वर्क वाला? हाँ जी हाँ जी भाटिया जी, अभी दिख रहा है। राइट सर। तो जॉब वर्क के बारे में पहले मैं आपको ज़रा सा ब्रीफ बता दूं कि जॉब वर्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। एक तरीके से समझ लीजिए ये ऐसी आउटसोर्स एक्टिविटी है जो अक्सर मैन्युफैक्चरर्स लोग यूज़ करते हैं। जब भी मैं कोई बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता हूँ, मैं और कोई इंडस्ट्री का एग्जांपल नहीं लेता, सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल बनाने वाली इंडस्ट्री हूँ। तो वो इतने सारे कंपोनेंट को जोड़कर एक मोटर व्हीकल बनाती है। ऐसे कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं जो कई ऐसी एक्टिविटी होती है जो वो खुद नहीं करते, वो किसी और से करवा लेते हैं, किसी और से बनवा कर ले आते हैं, किसी और से जॉब वर्क करवा लेते हैं। इस जॉब वर्क की प्रोसेस में क्या होता है कि वो अपने गुड्स को, जिस पे उन्हें कुछ एक्टिविटी करवानी है, वो किसी जॉब वर्कर को भेजते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो, इसमें जॉब वर्क करके ये हमको वापस कर देना, वापस भेज दीजिएगा आप ये हमको गुड्स को। अब क्योंकि आप सोचिए कि ये जो जॉब वर्कर है, ये कई बार ऐसे बहुत छोटे छोटे पर्सन रहते हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अर्न नहीं करते और इनकी जो रिसीट्स है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती, तो ये जीएसटी के एक ब्रैकेट से भी कई बार बाहर रहते हैं। और ऐसे में इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाना कि आपको क्रेडिट मतलब
अगर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि खाली रजिस्टर्ड पर्सन ही जॉब वर्क कर पाए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस इंडस्ट्री के लिए कि 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 फिर ये इंडस्ट्री सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिसे हम सोनार बोलते हैं, सोनार जो ज्वेलरी का काम करते हैं, ये ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी शॉप से जुड़े हुए हैं, जिनको अक्सर मेटल आता है इन सारे जगह से, और बेस्ड ऑन उनकी कस्टमाइज नीड के हिसाब से वो उनको जॉब वर्क कर कर वो चीज़ें लौटा देते हैं, बनाकर प्रोसेस कर कर उनको दे देते हैं। पर जैसे आपने देखा, और बिकॉज लॉ में भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे पास कोई मटेरियल आएगा और मैं उसको कहीं से रिमूव कर रहा हूँ अपने बिजनेस प्लेस से, तो जॉब वर्कर के पास भेज रहा हूँ जॉब वर्क करने के लिए, तो क्या मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ जाएगा, या अगर अवेल करके रखा हूँ या मुझे रिवर्स नहीं करना है तो क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कितना टाइम पीरियड अलाउ रहेगा, क्या मैं कैपिटल गुड्स को भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता हूँ, या मैं अगर कोई मोल्ड भेज रहा हूँ, डाई भेज रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन सारे प्रोविजंस में आंसर्स हुए हैं। कमिंग क्विकली टू द जॉब वर्क एक्टिविटी, जॉब वर्क का मतलब क्या मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। कभी भी मैं कोई ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या कोई प्रोसेस कर रहा हूँ जिसमें मैं किसी सामने वाले पर्सन के गुड्स के ऊपर कर रहा हूँ कोई प्रोसेस, तो वो चीज़ जो है वो जॉब वर्क कहलाती है। जो वो बंदा करता है उसे जॉब वर्कर कहते हैं, जो वो काम करवाता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल, और ये जो काम रहता है उसको हम जॉब वर्क बोलते हैं। तो देयर आर 3 पर्सन, प्रिंसिपल, जॉब वर्कर एंड जॉब वर्क, ये 3 पर्सन इसमें होते हैं। जनरली आप इसकी पूरी प्रोसेस को देखें तो इसमें एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो भी बंदा जॉब वर्क कराना चाहता है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, वो रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, इवन दो मतलब मान के चलिए कि उसका टर्नओवर 40 लाख से नीचे होगा, लेकिन अगर उसको जॉब वर्क करवाना है तो लॉ में लिखा है कि अगर जॉब वर्क करवाना है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करवाना है जॉब वर्क की कंडीशंस को फॉलो करते हुए, तो प्रिंसिपल को कंपलसरली रजिस्टर होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल अनरजिस्टर्ड लॉ में अलाउ है ही नहीं, वो प्रिंसिपल रजिस्टर्ड पर्सन ही हो सकता है और कोई दूसरा उसका अलावा पर्सन नहीं है। तो क्या कहता है सेक्शन 19 जो कि जॉब वर्क से रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड है, तो ये बोलता है कि द प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन बी अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंड ऑन द जॉब वर्क फॉर जॉब वर्क। ये प्रिंसिपल को हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और आईटीसी अवेल करने देंगे उस मटेरियल का जो उसने जॉब वर्क के लिए भेज दिया। नंबर 2, ये परमिट करता है कि प्रिंसिपल जो है डायरेक्टली कोई मटेरियल को परचेज कर कर जॉब वर्क करने भेज सकता है बिना अपने प्रेमाइसेस में लाए के। ऐसा इसलिए किया गया कि आपने देखा था सेक्शन 16(2) जो अभी अभी अपन देख कर आए, जिसमें क्लॉज बी में लिखा था कि मटेरियल पहले रिसीव होना कंपलसरी है, अगर रिसीव नहीं हुआ तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर जॉब वर्क के केस में मान लीजिए मैंने किसी चीज़ का जॉब वर्क कराना है, तो मैंने एक जगह से ऑर्डर किया और बोला कि डायरेक्टली मुझे मत भेजो, डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर को भेज दो, तो जॉब वर्कर के पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, तो जैसे ही जॉब वर्कर को मिला ऐसा मान लिया जाएगा कि वो मटेरियल मुझे रिसीव हो गया और उसका क्रेडिट भी मुझे अवेलेबल हो जाएगा तुरंत। रिसीड बैक ऑफ इनपुट, अब क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जॉब वर्क हो गया लेकिन मटेरियल वापस नहीं आया प्रिंसिपल के पास, तो क्या होगा। तो लॉ में लिखा है, देखिए कि अगर बाय द प्रिंसिपल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क अदरवाइज आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर, ये बोलता है 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो जॉब वर्क होने के बाद प्रिंसिपल के पास वापस आ जाए, या उसी जगह से उसकी सप्लाई कर दी गई हो, या डायरेक्ट वहीं से बेच दिया जाए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन जो 143 में लिखा है, ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए। अगर वो 1 साल के अंदर, 1 साल जब से अपन ने उसको भेजा था तब से अगर वो नहीं आया वापस, या 1 साल के अंदर हमने उसको वहाँ से डायरेक्टली सेल नहीं कर दिया, तो ऐसा मान लिया जाएगा
कि उसकी सप्लाई कर दी गई है। किसको सप्लाई कर दिया है? प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को उस माल को बेच दिया, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा जैसे ही 1 साल लैप्स होगा। 1 साल कहाँ से काउंट होगा? फ्रॉम द डे जब उसने उसको भेजा था। 2 चीज़ें करनी जरूरी है, 2 में से कोई भी एक काम कर लो, काम खत्म हो जाएगा। एक, जॉब वर्क हुआ, 1 साल के अंदर अंदर प्रिंसिपल के पास वो मटेरियल वापस आ गया तो ठीक है। अगर 1 साल के अंदर अंदर वहीं से मटेरियल बनकर डायरेक्टली मैंने उसको सेल कर दिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 तो भी काम चल गया। अगर ये दोनों ही काम 1 साल के अंदर नहीं हो पाए तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जॉब वर्कर ने वो मटेरियल जो है वो प्रिंसिपल ने वो मटेरियल जो है जॉब वर्कर को बेच दिया और उसको टैक्स लग जाएगा। तो जब इसमें एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया जो ये बोला है कि ये सेंट वाला प्रोविजन जब डायरेक्टली डिस्पैच होगा जॉब वर्कर को तो कब से काउंट होगा? उस तारीख से काउंट होगा जब ये 1 साल का प्रोविजन जब उसने एक्चुअली रिसीव किया, जॉब वर्कर ने एक्चुअली उसको रिसीव किया। ये उस कंडीशन के लिए जहां जॉब वर्कर को मटेरियल जो है वो डायरेक्टली डिस्पैच हुआ था उस केस में। आगे सबसेक्शन 4 जो है वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। सारी कंडीशन, सारे प्रोविजन सेम है। वही कैपिटल गुड्स जो है वो भी डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज सकते हैं, जॉब वर्कर को रिमूव कर सकते हैं, जॉब वर्कर उसको यूज़ कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, देखिए कि मैं आपको जैसे बता भी रहा था, कई ऐसे जॉब वर्कर होते हैं जो बहुत छोटी छोटी कैटेगरी के होते हैं, उनके पास कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड मशीनरी या टूल भी नहीं होते, तो वो भी क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं वो भी उनको दे देते हैं अपने तरफ से कि यार, क्योंकि कई बार या तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति ऐसी कि उनके पास नहीं है, या उनके पास कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड टूल हैं जो उन्होंने कहीं बाहर से लिए जो उसके पास इजीली अवेलेबल नहीं है और वो डायरेक्टली उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में कैपिटल गुड्स भी उसको भेज सकते हैं, उसका आईटीसी भी लेना अलाउ है, और डायरेक्ट डिस्पैच भी कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को। और सेम चीज़ यही है कि अनलाइक जहाँ जैसे आपने उसमें देखा था कि इनपुट को 1 साल के अंदर वापस लाना है, इसमें कंडीशन है कि कैपिटल गुड्स को 3 साल के अंदर अंदर आपको वापस लेकर आना है, अदरवाइज ऐसा ट्रीट कर लिया जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सेल कर दिया है। 1 साल की जगह ये पीरियड कितना हो गया? 3 साल। दूसरा इंपॉर्टेंट फर्क इसमें यह है कि इनपुट के केस में वो डायरेक्टली सेल भी हो सकता है, डायरेक्टली सेल। कैपिटल गुड्स के केस में कंपलसरी लिखा है कि खाली वो रिसीव बैक होना चाहिए, कैपिटल गुड्स डायरेक्टली सेल वाली कंडीशन अलाउ नहीं है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और सबसेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर मोल्ड है, डाई है, जिग्स है, फिक्सचर्स हैं, टूल्स हैं, कई बार मुझे कुछ चीज़ उससे बनवानी है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ स्पेशल मार्क आए, कुछ स्पेशल चीज़ें आए जो मेरे मटेरियल में अलग से दिखता रहे, अलग से होता रहे। तो वैसे केसेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि मैं अपना कुछ मोल्ड और डाई और फिक्सचर जो है वो उनको प्रोवाइड करूँ। और ऐसे प्रोविजंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं मोल्ड डाई जो उनको सप्लाई भेजता हूँ तो क्या मुझे उसे रिसीव बैक करना ज़रूरी है? तो लॉ बोलता है कि नहीं, अगर मोल्ड डाई जिग्स फिक्सचर या टूल्स ऐसी चीज़ है जो आपने उसको भेजा है तो सबसेक्शन 3 में जो लिखा है कि आपको उसे वापस लाना है, ऐसी कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी। वो अगर उसके पास परमानेंटली पड़े भी रहती है तो ऐसा कभी नहीं माना जाएगा कि वो सप्लाई हो गई है। ये रिलैक्सेशन केवल और केवल लेकिन ये 4 चीज़ों के लिए है, मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स। इस केसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, इनपुट के लिए एप्लीकेबल नहीं है और कैपिटल गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। कैसे ये गुड्स मूव करते हैं? तो अंडर कवर ऑफ चालान जाता है। जब भी प्रिंसिपल ये गुड्स डिस्पैच करता है तो एक चालान बनाकर भेजता है जिससे कि वो गुड्स जॉब वर्कर के पास जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, सोचिए आप, कि एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर जाता है, फिर फाइनली प्रिंसिपल के पास जाता है। यानी कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि गुड्स डायरेक्टली मेरे पास आए ना आकर मल्टीपल जॉब वर्क के लिए जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, और एक ही चालान के थ्रू वो हो जाता है। तो वो भी रूल्स में प्रावधान है कि वैसा आप कर सकते हैं। उसमें एंडोर्समेंट करना पड़ता है कि कितना मटेरियल आया, कितना अगले जॉब वर्कर के पास गया और कितना मटेरियल वापस प्रिंसिपल को रिसीव हुआ। ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चालान बनता है उसमें मेंशन करना पड़ता है। ये चालान जो जॉब वर्क के लिए गुड्स जाता है उसका डिटेल एक रिटर्न फाइल होता है जो कि हर प्रिंसिपल को फाइल करना पड़ता है, जिसका नाम है GST ITC 04। ये एक रिटर्न है
जिसमें उसकी एक चालान की इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश हो जाती है। अब इसमें बहुत क्लियरली लिखा रहता है, इसी से ही ट्रैक होता है एक्चुअली कि मैंने कुछ जो डिस्पैच किया उसकी डिस्पैच की डेट क्या थी और वो रिसीव बैक